हाँ जी, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो स्पेशली सीडीपी से रिलेटेड वीडियो रहेगी। अगर अभी तक आपने कोई भी जीन पियाजे के बारे में कोई भी वीडियो देखी है, अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया, तो 101% गारंटी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जीन पियाजे से रिलेटेड या फिर जो उनका सिद्धांत है, कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास है जो, उसके बारे में आपका एक भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा और ना ही कोई भी क्वेश्चन जीन पियाजे से रिलेटेड इस वीडियो से बाहर आएगा। तो आपको पूरा सेटिस्फाइड आप इस वीडियो से होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जीन पियाजे जी के बारे में। तो यह रहे आपके जीन पियाजे, एक उनकी प्यारी सी तस्वीर। अब जीन पियाजे ने अपनी एक थ्योरी, अपना एक सिद्धांत दिया है बच्चों को ऑब्जर्व करके, बच्चों को देखकर। तो आज उसी सिद्धांत के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यह किस देश से थे। तो स्विट्जरलैंड देश से ये थे। 1896 में इनका जन्म होता है। और यह क्वेश्चन कि यह किस देश से बिलोंग करते थे, तो यह क्वेश्चन आ चुका है। इन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे संज्ञानात्मक विकास, तो यह एक सिद्धांत दिया है। इसने अपने सिद्धांत को 4 भागों में बांटा है, जो कि सभी बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो में उनके ऊपर आगे चलकर अच्छे से डिस्कस करेंगे। इन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वह खुद की चीज़ें खुद ही रिसर्च कर लेते हैं, खोज लेते हैं। आपने भी आपके घर पर छोटे बच्चों को देखा होगा, वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाते रहते हैं, क्या क्या चीज़ें खोज लेते हैं। तो इन्होंने बच्चों को क्या कहा है कि ये बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। इन्होंने बच्चों को सक्रिय निर्माता, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम एक्टिव लर्नर। यह कैसे? इन्होंने कहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो लगातार सीखते ही रहते हैं। तो एक्टिव लर्नर या फिर सक्रिय निर्माता अगर आए, तब भी आपका राइट आंसर क्या रहेगा? जीन पियाजे। अब देखिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इस वीडियो का अभी तक का, डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूस। मतलब कि जो विकास की प्रक्रिया है, इन्होंने कहा है कि विकास की जो प्रक्रिया है वह लगातार चलने वाला प्रोसेस नहीं है। इन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन और जो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं वह बोलते हैं कि यह लगातार चलने वाला है। लेकिन अगर आ जाए, बहुत बार यह क्वेश्चन आया भी है कि किस मनोवैज्ञानिक ने ऐसा कहा कि विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो आपको एक वर्ड मिलेगा सतत, सतत, सतत। कुछ इस प्रकार से आपको एक वर्ड मिलेगा सतत। तो इसका मतलब होता है कि लगातार, कि विकास सतत प्रक्रिया है या नहीं है, ऐसे आएगा हिंदी में। और इंग्लिश में साथ साथ देख लिया करो, इंग्लिश में रहेगा आपका डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूड। चलिए, इन्होंने कहा है कि एक बच्चा जिसका अधिकतम विकास होता है वो होता है आपका 14 और 15 साल की उम्र में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है कि जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चे का विकास सबसे ज़्यादा किस उम्र में होता है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा 14 से 15 साल। आगे इन्होंने कहा है कि जो आपकी बायोलॉजिकली मैचुरेशन है, यानी कि जैसे जैसे एक बच्चे का जैविक परिपक्वता, मैचुरेशन को हिंदी में बोलते हैं परिपक्वता। साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इन वर्ड्स को लिख लिया करो, याद कर लिया करो। तो बोला है इन्होंने कि जैसे जैसे आपकी बायोलॉजिकल मैचुरेशन आती है, वैसे वैसे ही बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं के प्रति कंसेप्ट बनाने लगता है। यानी इन्होंने डायरेक्ट यही कहा है कि पहले विकास होगा, जो आपका बायोलॉजिकली विकास है, जो आपका शारीरिक विकास है, पहले वो होगा और उसके बाद आपकी लर्निंग आएगी। पहले आपका क्या आया? डेवलपमेंट। उसके बाद क्या आई? आपकी लर्निंग। ऐसा किसने कहा? जीन पियाजे साहब ने कहा। जैसे कि एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं कि इसमें कहना क्या चाहते हैं। इन्होंने कहा, जैसे कि आपने एक टीवी सीरियल देखा होगा शक्तिमान का। बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा कि टीवी पर पहले शक्तिमान का करके एक टीवी सीरियल आता था। उसमें जब हम छोटे थे, तब बहुत बार ऐसा भी हुआ कि शक्तिमान मर गया, ऐसा होता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, जैसे जैसे हमारे शरीर का विकास हुआ, जैसे जैसे हमारी बुद्धि का विकास हुआ, तब हमें पता लगा कि नहीं, वो तो जस्ट एक सीरियल था। यानी लर्निंग हमें बाद में आई, पहले हमारा विकास हुआ। तो ऐसा कहना चाहते हैं जीन पियाजे साहब।
चलिए साथ में आपको एग्जाम्पल्स भी देते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जो इन्होंने अपना एक जो थ्योरी दी है कोग्निटिव थ्योरी, तो संज्ञानात्मक, लेकिन संज्ञानात्मक में संज्ञान वर्ड आपको पहले मिलेगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञान का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में जानना या जानकारी प्राप्त करना, इसका मतलब होता है संज्ञान। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कोग्निशन। इसको हम देखिए एक एग्जाम्पल की सहायता से, जैसे कि अभी आपको टेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, यह आपने जान लिया कि मेरे को टेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो उसके लिए आप रिसर्च करते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, या आपके किसी टीचर्स के पास कि सर ये होता क्या है और इसको हम कैसे पास कर सकते हैं। यानी आप किसी चीज़ के बारे में जान रहे हो, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं संज्ञान, कोग्निशन। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप याद कर लिया करो। और साथ साथ में हमने यहाँ पर प्यारी सी तस्वीरें भी लगा रखी हैं कि अगर आप डायरेक्ट जो मैं बोल रहा हूँ वही सुनते चले जाओगे, तब आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन तस्वीरों की हेल्प से भी, और जो आप सुन रहे हैं उसकी हेल्प से भी। संज्ञान को हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं जो इनकी थ्योरी है। तो अब बात करते हैं हम संज्ञानात्मक विकास, मतलब कि कोग्निटिव थ्योरी। देखिए, किसी चीज़ के बारे में जानना क्या होता है, संज्ञान, कोग्निशन। लेकिन उसी चीज़ के बारे में लगातार कंटिन्यूसली जानना, जानते ही रहना, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम संज्ञानात्मक विकास। देखिए, जैसे जैसे बच्चे का बायोलॉजिकल विकास होता है, वैसे वैसे वस्तुओं का कंसेप्ट भी बनना शुरू हो जाता है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है आपका जीन प्याजे साहब ने। अब जैसे कि आपने टेट का एग्ज़ाम पास करना है, आपने पता कर लिया कि टेट होता क्या है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूं, अच्छी जॉब लूं, मतलब कि आप लगातार हर एक दिन उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और द टीचर्स की आप वीडियो देख रहे हैं या किसी भी चैनल की, तो अब आप हर एक दिन उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। चलिए, और यह तो मैंने बता ही दिया कि पहले विकास होता है, फिर इसकी अधिगम। अधिगम किसको बोलते हैं? लर्निंग को। यानी कि विकास यानी कि आपका डेवलपमेंट होगा पहले, उसके बाद आपको लर्निंग मिलेगी, जो कि हमने शक्तिमान के एग्जाम्पल से अभी समझा है। चलिए, जैसे यही वह एक इसका भी एक एग्जाम्पल है कि जैसे कि 5 वर्ष के हुए स्कूल के बारे में पता लगा कि 5-6 साल के जब हम होते हैं तब हमें उससे पहले स्कूल के बारे में नहीं पता होता। तब हमारे मम्मी पापा हमें स्कूल में छोड़ के आते हैं, कुछ दिनों के बाद हमें पता लग जाता है कि अच्छा इसे स्कूल बोलते हैं। तो स्कूल का पता लगा। 18 साल के हुए तब हमें कॉलेज देखा, तो हमें कॉलेज की जो एक सब चीज़ें हैं हमने उसको देखा, एक स्ट्रक्चर देखा, तब हमें पता लगा अच्छा ये होता है कॉलेज। ठीक है, और शक्तिमान मर गया, इसके ऊपर भी हमने एक ऊपर एग्जाम्पल डिस्कस कर ही लिया। तो यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे विकास होगा, हमें तब तब सभी बातों का पता चलता रहेगा। चलिए, ऊपर चलते हैं। बच्चे की थिंकिंग, यह भी इन्होंने कहा है और यह एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे की थिंकिंग एक मेच्योर इंसान से अलग होती है। दोनों में मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटी रूप एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके गुणात्मक रूप से अलग अलग होते हैं। क्या कहा है कि दिमाग तो एक बड़े इंसान में भी और एक छोटे बच्चे में भी, दोनों में बराबर है, लेकिन उनकी सोच के आधार पर, अब एक छोटा बच्चा क्या सोचेगा और एक बड़ा इंसान क्या सोचेगा। अब जो बड़ा इंसान है वो तो वही है, एक जो मैच्योर पर्सन है वह तो उन्हीं सब बातों के बारे में सोचेगा जो कि उसके लिए कहीं ना कहीं उसको हेल्प कर रही है लाइफ में। लेकिन एक बच्चे को थोड़ी अभी पता है कि मैच्योरिटी किसे बोलते हैं, एक कौन कौन सी बातें लाइफ में हमें ज़रूरी होती हैं सोचनी, और किन बातों को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो बच्चा कुछ भी सोच सकता है। तो यही बोला गया है कि एक बच्चा और एक मैच्योर पर्सन का जो दिमाग है वह मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटी तो दोनों की बराबरी होती है ना, दिमाग तो सबके पास बराबर है, लेकिन क्वालिटी के बेस पे कि बच्चा सोच क्या रहा है और एक मेच्योर पर्सन, तो दोनों अलग होंगे। चलिए, अब एक कंसेप्ट आता है आपका किसका, कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर एक काफ़ी अच्छा एक आपका कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं एडेप्शन। एडेप्शन का मतलब होता है हिंदी में अनुकूलन। ध्यान दीजिएगा, अनुकूलन वर्ड मिलेगा। अब इसके अनुसार क्या है, देखिए, जैसे कि हम एक वातावरण के अनुसार जब खुद को ढाल लेते हैं,
जैसे कि अब आपको पता है कि मेरे को टेट पास करना है और इसके बाद मेरे को एक सरकारी नौकरी चाहिए, तो जो वो पूरा प्रोसेस होगा कि हर दिन सुबह मॉर्निंग में उठना है, हर दिन वीडियोज भी देखनी है, हर दिन नोट्स भी बनाने हैं, लेक्चर भी प्रिपेयर करने हैं और फिर फाइनली एग्ज़ाम भी देना है। तो जो ये पूरा प्रोसेस होगा, अगर कोई इस प्रोसेस में खुद को ढाल लेता है, एक वातावरण में खुद को ढाल लेता है, तो उसको हम बोलते हैं अनुकूलन। अनुकूलन यानी कि अनुकूल, उस चीज़ के प्रति अनुकूल हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एडेप्शन। इसकी आपको पीडीएफ है जो आपको द टीचर्स के टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप इस वीडियो को कभी भी देखें, तो आप अगर इस लेक्चर को पूरा दोबारा से 5 मिनट में चाहते हैं कि एक रिकॉल हो जाए, तब आपको पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेनी है। इसके अंदर क्या होता है एडेप्शन के अंदर? इसके दो पार्ट होते हैं एडेप्शन के, अनुकूलन के। इसके कौन कौन से हैं? एक होता है आपका आत्मसात, आत्मसात को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, और एक होता है आपका समायोजन, इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। तो हिंदी और इंग्लिश में अगेन अगेन यही बात कर रहा हूँ कि दोनों में याद रखिएगा, बल्कि जो ये आत्मसात और समायोजन है, इसको तो आप इंग्लिश में ही याद करें तो अच्छा रहेगा। देखिए एसिमिलेशन इसका पहला पार्ट, इसमें क्या है? इसमें पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे कि एक छोटा बेबी है, छोटा बच्चा है, उसने एक दिन एक ब्लैक डॉगी को देखा, एक छोटे काले पिल्ले को देखा। क्या होता है? तो उसको लगा अच्छा, तो उसको उसने देख लिया इसका 4 टांगे हैं, एक पूंछ है, ठीक है। तो उसने देख लिया, बता भी दिया उसको कि बच्चे ये डॉगी है, इसके पास मत जाओ काट लेगा। तो उसने देख लिया, तो कुछ दिन के बाद उसने एक सेम स्ट्रक्चर यानी कि वही 4 उसके पाँव और एक पूंछ, वही सेम उसके 2 कान, उसने एक वाइट कलर के डॉगी को भी देखा। तो पहले किसको देखा? ब्लैक को, और फिर किसको देखा? वाइट को। तो उसने देखा, तो उसने अपने ज्ञान में इस बात को जोड़ लिया, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ उसने जोड़ दिया कि अच्छा मैंने पहले वो देखा था, अब ये, तो मतलब कि ब्राउन डॉगी भी हो सकता है, क्योंकि जब ब्लैक हुआ वाइट हुआ तो ब्राउन डॉगी भी हो सकता है। अगर अब उसके सामने एक ब्राउन डॉगी आ जाए तो उसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब वह समझ चुका है कि इसकी 4 टांगे होगी, एक पूंछ होगी, एक मूंछ होगी और 2 इसके कान होंगे, ठीक है। तो मतलब उसने उसके पुराने ज्ञान के साथ नई जानकारी ऐड कर ली। तो जो नई जानकारी ऐड की है उसी को बोलते हैं एसिमिलेशन, इसको आत्मसात हम बोलेंगे। और एक होता है एकोमोडेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समायोजन। इसमें क्या होता है कि इसमें पूर्व ज्ञान में संशोधन करके नई जानकारी का वातावरण के अनुसार तालमेल। थोड़ी शब्द हेर फेर हो सकते हैं, समझ में ना आए, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब उसको पता है कि ब्राउन डॉगी हो सकता है, ब्लैक डॉगी हो सकता है, वाइट डॉगी हो सकता है, लेकिन अगर एक कोई कैट, कोई बिल्ली आ जाए, तब देखिए उसको यह पता था कि अच्छा 4 टांगे, एक पूंछ, एक मूंछ, 2 कान सिर्फ डॉगी के ही नहीं हो सकते, कोई और जानवर भी हो सकता है। तो उसने उसके पहले के ज्ञान में अब एक नया ज्ञान ऐड कर लिया। पहले तो उसको जस्ट डॉगी का पता था कि अच्छा जो ये दिखते हैं ऐसे सिर्फ डॉगी ही होंगे, ऐसे इनके कलर चेंज हो सकते हैं, लेकिन अब पूरी की पूरी एक प्रजाति ही चेंज हो गई है। मतलब कि पहले वो डॉगी था, अब एक बिल्ली है। तो अपने पुराने जो उसका पुरानी जानकारी थी उसके पास, उसके साथ उसने नई इंफॉर्मेशन ऐड कर ली। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन, समायोजन। देखिए समायोजन, योजन वर्ड आ रहा है, मतलब कि इसमें आप जोड़ सकते हैं कि सम, सम का मतलब होता है जोड़ना, है ना। समयोजन, कि उसने कुछ तो नया जोड़ा है इसमें। चलिए एक वर्ड और आता है इक्विलिब्रेशन, इसको हम बोलते हैं संतुलन, ठीक है। इक्विलिब्रेशन इसको हम बोलते हैं संतुलन या फिर साम्य धारण। थोड़े हिंदी में इनके नाम डिफिकल्ट होते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जो एसिमिलेशन है और जो एकोमोडेशन है, इनके बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जो बीच में एक हल्की सी लेयर होगी, कि एक तरफ तो उसने ऐड कर लिया कि यस कि ये ब्लैक डॉगी है, ब्राउन डॉगी है, ये वाइट कलर का डॉगी है, और दूसरी तरफ कि ये कैट है। तो इनके बीच में जो हल्का सा पहचान का एक फ़र्क होगा, तो उसको बोलते हैं हम इक्विब्रेशन। हिंदी में बोलेंगे इसको संतुलन। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। एक वर्ड और आता है स्कीमा। अब हम स्कीमा के ऊपर बात करते हैं, और यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वजह से अगर आप खुद तो नोट्स बना लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, परफेक्ट होगा। अगर आप खुद से नोट्स नहीं बना पाते तो यही पीडीएफ डाउनलोड करके आप 2-4 दिन के बाद एक बार आप रिकॉल करेंगे, तो 4-5 बार रिकॉल करने के बाद आपको बिल्कुल आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो स्कीमा के बारे में जानते हैं। देखिए स्कीमा
क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है और आराम आराम से बड़ा होता है तो जन्म से हमारे दिमाग में, मन में जो भी जानकारी होती है और उस जानकारी के बिहाफ पर, उस जानकारी के आधार पर हम किसी भी विषय के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति जो भी एक धारणा बना लेते हैं, तो उसी प्रोसेस को, उसी चीज़ को बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, बहुत आसान सा है, इंग्लिश वाले भी इसको याद कर सकते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको स्कीमा ही लिखा हुआ दिखाई देगा। चलिए देखिए, मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है, क्योंकि जो अब जानवर हैं उनका तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर थिंकिंग प्रोसेस नहीं है, तो उनमें वो क्या बेचारे कुछ स्कीमा टाइप बना पाते होंगे, वो नहीं बना पाते होंगे ना। तो लेकिन मानव शिशु की बात की गई है, जो हम इंसान हैं वो तो बना पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक छोटे बच्चे को देख सकते हैं, जैसे ही वह अपने दादी की गोद में जाएगा, अपने दादा के गोद में जाएगा, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि वह कुछ सोच सी में पड़ जाता है। कभी उसके दादा की मूँछों को पकड़ लेता है, उसकी दादी के कान को पकड़ लेता है ना। तो यानी कि वो उस टाइम पे उसके दिमाग में कुछ ना कुछ वो एक स्कीम है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में उसने उसकी एक इमेज क्रिएट कर ली है। तो आपने बहुत बार इन छोटे बच्चों में आप नोट भी आपने किया होगा। और इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने चिंतन पे फोकस किया है, थिंकिंग पे फोकस किया है मेनली। किसने? आपके जीन पियाजे साहब ने। अब बात करते हैं आपकी जो डेवलपमेंट की, जो विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, इन्होंने इसके 4 अवस्थाएं बताई हैं, 4 स्टेजेस बताए हैं। और यहाँ से आपका क्वेश्चन 101% आता है। चाहे आप किसी भी टेट की बात करें, चाहे आप सी टेट की बात करें या अदर किसी भी स्टेट के टेट की बात करें, यहाँ से आपका क्वेश्चन 101% आता ही आता है। तो सब इन्होंने 4 स्टेजेस बांटी हैं। तो 4 स्टेजेस इन्होंने उम्र के आधार पर भी बांटी है। तो सबसे पहली जो इनकी स्टेज है वह है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, और इसको हिंदी में बोलते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था। जन्म से 2 साल तक के जितने बच्चे होंगे इस स्टेज के अंदर इन्होंने रखा है। एक वर्ड देखिए आप, सेंसरी। सेंसरी मतलब कि आपके सेंसिज। तो इसमें सेंसिज को हम क्या बोलते हैं? संवेदी अंग। तो हिंदी में भी आपको जहाँ पर संवेदी मिले या इंग्लिश में जहाँ पर आपको सेंसर या फिर सेंसी या फिर सेंसरी मोटर आपको एक वर्ड दिखाई दे, तो आप समझ जाइएगा कि जन्म से 2 साल तक के बच्चों की बात कर रहा है। होता क्या है इसके अंदर अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इनकी दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें इन्होंने 2 साल से और 7 साल तक के बच्चों को रखा है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब आप एक वर्ड पकड़िएगा, प्री ऑपरेशनल, यानी कि ऑपरेशनल से पहले की अवस्था, यानी कि इसमें ऑपरेशनल वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि कुछ ऑपरेशनल होगा तो उससे पहले की ये अवस्था है। तो प्री यानी कि मतलब पहले की अवस्था, तो 2 से 7 साल। इसके बाद आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें आपके 7 से 11 साल तक के बच्चे रखे जाते हैं। और हिंदी में पूर्व की जगह अब जस्ट मूर्त हो गया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहले क्या थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अब क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और लास्ट जो इनकी स्टेज है वह है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें 11 साल से 15 साल तक के बच्चों को रखा है और इन्होंने बोला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब एक बात बताइए कि आपने बहुत बार एक लोकल लैंग्वेज में भी सुना होगा कि 18 साल में मेच्योरिटी आती है, या फिर आपने अदर जो मनोवैज्ञानिक हैं, फिलोसफर या साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको बहुत बार आपने देखा होगा वो भी 17-18 साल की एज तक मानते हैं। कोई 19 साल तक की, WHO खुद क्या मानता है? WHO आपके 19 साल तक मानता है। लेकिन इन्होंने जस्ट जो इनकी फाइनल स्टेज है 11 से 15 में ही इन्होंने क्यों निपटा दिया? तो आपने ऊपर एक अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि इन्होंने बोला है कि जो बच्चों का जो सबसे ज़्यादा विकास होता है वह आपके 14 से 15 साल की उम्र में ही होता है। तो इन्होंने 14-15 साल की उम्र पर पूरा फोकस रखा है और यह यही मानते हैं कि 15 साल तक एक बच्चे मेच्योरिटी की तरफ चला जाता है। तो यह मानते हैं ये। चलिए अब हम वन बाय वन कर कर आपको समझाने वाले हैं और विद एग्जाम्पल अच्छे तरीके से आपको यह सब चीज़ें दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसके ऊपर हम अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। तो इसमें जन्म से 2 साल तक की उम्र को रखा गया है और इसको बोला गया है संवेदी प्रेरक अवस्था। इसमें देखिए जिसमें एक छोटा बच्चा है, सेंसरी वर्ड को आप पकड़िएगा। हमारे सेंसेस कितने होते हैं? 5 होते हैं, आँख, कान, नाक,
आपकी त्वचा और आपके होठ, यह होते हैं आपके 5 सेंसेस जिससे हम बाहरी चीज़ों का अनुभव ले सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा कि इसमें जो सेंसेस हैं उन्हीं का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे के जो शिक्षक होते हैं, बच्चा किन से सीखता है, बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। क्योंकि बच्चा इसमें अपने हाथ पाँव, अपनी आँखों से, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है जब तक वह बोलने नहीं लग जाता, वह किससे सीख रहा है, अपनी आँखों से सीख रहा है, अपने कानों से सीख रहा है। क्योंकि आप देखिएगा, क्योंकि उसके कान ही, उसके आँख ही, उसके होस्ट ही, उसके नाक ही उसको सब कुछ सिखा रहे हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सी स्टेज है जिसमें ज्ञान इंद्रियां बच्चों की शिक्षक होती हैं, तब आपका राइट आंसर क्या रहेगा, आपकी सेंसरी मोटिव स्टेज, यानी कि आपकी जन्म से 2 साल तक की जो एज होती है। ठीक है, इंद्रिय गामक अवस्था भी इसको बोलते हैं, यानी कि ज्ञान इंद्रियों से यह सीखता है। दूसरा क्या है कि इस अवस्था में बच्चा हाथों व आंखों से सोचता है। अगर स्पेशली सोचने की बात आ जाए तब भी बच्चा क्या रहेगा, हाथों व आंखों से सोचता है। क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि मुझे अभी मेरा दिमाग भी है और यह स्पेशल थिंकिंग के लिए है, तो वह अपने हाथों से ही और अपनी आंखों से ही, अगेन मैं यही कहूँगा कि इसके ये टीचर्स भी होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस स्टेज का, तो वह है आपका वस्तु स्थायित्व, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसमें क्या है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस में आपका क्या है, वस्तुओं को ढूंढना। जैसे कि आप छोटे बच्चे के साथ, क्योंकि आज के टाइम पे तो बच्चे हमारे बिना फ़ोन के सोते भी नहीं हैं, मोबाइल के, और वो उठते भी नहीं हैं। तो आप देखोगे कि आप बच्चे को बोल दोगे कि फ़ोन एक बार आप छिपा के देखना, आप आपकी कमर के पीछे कर लेना फ़ोन, और या फिर जेब में डाल लेना, तब बच्चा आपकी जेब के पास ही आ जाएगा। तब बच्चे को, यानी कि इस एज में बच्चा वस्तुओं को ढूंढना शुरू कर देता है। हाँ, स्टार्टिंग में नहीं, अगर बच्चा बिल्कुल छोटा है, 6 महीने का है, 8 महीने का है, तो बच्चे को नहीं पता होगा। लेकिन हाँ, 1 साल के बाद वह बच्चा उन्हीं ही वस्तुओं को क्या करने लग जाता है, ढूंढने लग जाता है। अगर बच्चा पालने में है, यानी कि अभी मात्र 20 दिन का है, 30 दिन का, अगर आप बोलो कि अब चल बच्चा मोबाइल को ढूंढ कर दिखा, वो नहीं हो पाएगा। हाँ, 1 डेढ़ साल के बाद बच्चा अपने आप बिल्कुल आपको जीने नहीं देगा, यह तो आप सबको पता ही है, होता ही है। चलिए दूसरी स्टेज पर हम बढ़ते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह होती है आपकी 2 साल से और 7 साल तक के जितने बच्चे हैं उसको रखा गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। इसको हम बोलते हैं हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या है कि इसमें बच्चे के सामने जो भी वस्तु होगी उसको देख लेगा, समझ भी लेगा, पर वह क्रिया नहीं कर पाएगा, पर कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसको एक जेबरा दिखा देंगे या कोई भी पशु दिखा देंगे, तो उसको यह तो पता होगा कि अच्छा यह एक गाय है, क्योंकि आप उसको बार 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 बोल रहे हैं। और यह एज, इसमें स्कूल में भी बच्चा जाने लग जाता है, यानी बच्चा पहचान जाता है कि यह जेबरा है, यह गाय है, यह बाइक है, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पाता। तो यह कौन सी एज आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज रहेगी। इसके बाद सिंबल एज, तो वही अगेन कि बच्चा इसमें क्या कर जाता है, सिंबल को देखकर पहचान लेगा। कि जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास एक लैपटॉप है और एक लैपटॉप का स्टिकर है, तो अगर स्टिकर आप रख देंगे तो वह बता देगा कि हाँ पापा ये लैपटॉप है। तो एनिमिज्म, एनिमिज्म का मतलब होता है जीववाद। यह बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बच्चा यहाँ पर संजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। जैसे कि उसको कुछ लग गया, तब जैसे कि उसको एक कुछ सामान रखा था आपके पास, फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक टीवी का रिमोट रखा था और वो उसके अचानक से उसके सिर के ऊपर गिर गया, तो वह रोने लग गया। तब आप क्या करते हो, आप रिमोट को पीटने लग जाते हो, यह दिखाने के लिए कि बच्चे को लगे कि हाँ पापा ने इसको मार दिया, तो आप उसको पीटने लग जाते हो। तो बच्चा अचानक से चुप हो जाता है और हंसने भी लग जाता है, उसको लगता है कि हाँ पापा ने सही किया, इसको मार दिया, पीट दिया। लेकिन यह एक्चुअल में है क्या कि उसको अभी पता नहीं कि यह एक निर्जीव चीज़ है, लेकिन उसको सजीव का भी नहीं पता है ना। और इसमें खास बात क्या है, इसमें अहम केंद्रिता, यानी कि ईगो सेंट्रिज्म आ जाता है बच्चे के अंदर। यानी कि बच्चे को यह लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, एक्चुअल में सोचने का तो उसको अभी पता ही नहीं, कि बच्चे को ये लगता है कि बस यही चीज़ सही है। अगर बच्चे ने कुछ उठा के तोड़ दिया,
तब वह इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है, उसको लगता है, और वो तोड़ कर उन चीज़ों को हंसता भी है और उछलता भी है, क्योंकि उसको एक्चुअल में ये लगता है कि यही चीज़ सही है, जो मैंने कर दिया वही सही है, अब मेरे साथ सभी सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा बच्चे को लगता है। एक होता है आपका इरिवर्सिबिलिटी का रूल, यानी कि एप्पल टावी। इसको हम क्या बोलते हैं कि जैसे कि आपने बच्चे को बोल दिया कि बच्चे 5 और 4, वो शायद बता भी देगा 9, लेकिन अगर आप 4 और 5 पूछेंगे तब वह नहीं बता पाएगा, यानी कि आपने अक्षरों को आगे पीछे कर दिया, शब्दों को आगे पीछे कर दिया, तो वह नहीं बता पाएगा। तो यह गुण इनमें अभी आता नहीं है, किस एज में, 2 से 7 साल की एज में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी यह बड़ी भी है स्टेज। इसमें एक और आता है आपका मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, यानी कि आपकी हाइट, आपका वेट, आपका डिस्टेंस और आपकी मनी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड यह भी बच्चे के अंदर इस एज में नहीं आता। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक एक वेट काउंट, जो जिसके अंदर हम वेट करते हैं, जो हमारे पास पुराना होता था, अगर, हाँ ये रहा, इस वीडियो में देखिए आप, ये वाला, ठीक है। अगर आपने एक तरफ 1 1 किलो के, आपने 1 1 किलोग्राम के, अगर आपने 2 बाट का प्रयोग किया, और दूसरी तरफ आपने 2 किलो का जस्ट एक ही वेट डाला, वेट को हम हिंदी में बाट बोलते हैं, वाट, ठीक है। तो आपने एक तरफ 1 1 किलो के 2 वेट का प्रयोग किया, और एक तरफ सिर्फ 2 किलो के एक ही वेट का प्रयोग किया, तो बच्चा एक एक जो किलो के 2 हैं, अगर आपने बोल दिया कि बच्चे इनमें से ज़्यादा कौन सा है, तो जो 1 1 के 2 हैं, बच्चा उनकी तरफ आएगा, क्योंकि बच्चे को जो चीज़ ज़्यादा लगती है तो बच्चा उसी की तरफ जाता है। इसमें यह होता है। हाइट के मामले में क्या होता है बच्चे के साथ, जैसे कि अगर आप 4 लड़कों को एक साथ खड़े कर दोगे, कि एक थोड़ा लंबा है, एक उससे थोड़ा छोटा, एक सबसे लंबा, एक उससे छोटा, कि बताओ इनमें सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो वह, अगर आप बोलोगे कि आप इनको एक सीरीज में लगा कर दिखाओ, तो वह सीरीज नहीं पहचान पाएगा। तो यहाँ पर हाइट, वेट, भार, दूरी, तो यह इन सब में उसको दिक्कत आती ही है। मुद्रा, मनी के साथ क्या होता है, अगर आपने एक तरफ रख दिया 500 रुपये का एक नोट, दूसरी तरफ आपने रख दिया 50 रुपये के 10 नोट, 50 रुपये के 50 50 रुपये के 10 नोट, तो बच्चा 50 50 रुपये के 10 नोट की तरफ जाएगा, 500 का एक वो नहीं उठाएगा। तो बच्चों को लगता है इस उम्र में कि जो चीज़ ज़्यादा है वो असल में ही ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। अब हम चलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूल संक्रियात्मक अवस्था। इस उम्र में बच्चा 7 से 11 साल का हो जाता है। एक बात तो यह होगी, 7 से 11 साल की कौन सी एज होगी आपकी, मूल संक्रियात्मक, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या है कि इसमें सामने दिख रही चीज़ों को देखकर उनके लिए चिंतन शुरू कर देता है बच्चा, पर इस चिंतन में परिपक्वता नहीं होती। इसमें बच्चा सिर्फ उनके बारे में सोच सकता है, बस, जो उनके सामने है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही अगेन जेबरा का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके सामने एक जेबरा है, ठीक है, तो उसके बारे में सोच सकता है, उसके बारे में सोच भी लेगा। लेकिन यही जेबरा अगर हाइड हो जाए, भाग गया, चला गया, तो उसके बारे में वो ज़्यादा सोचता नहीं है। किस एज में, 7 से 11 साल की एज में ऐसा ही होता है, यानी जो चीज़ें उसके सामने होती हैं तो उसी के बारे में वो सोच सकता है। उसके अंदर कुछ ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं होती, परिपक्वता नहीं होती, वो खाली सोच लेगा, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और जो एप्पल टावी, जीव मुद्रा, भार रिलेटेड हमने ऊपर सभी चीज़ें देखी थी, तो यह सभी चीज़ें 7 से 11 की एज में आ जाती हैं। अगर आप अब एक बच्चे को सेम बोलोगे कि बच्चे, एक तरफ आपने 2 किलो का एक वेट रख दिया, और दूसरी तरफ आपने 1 1 किलो के 2 वेट रख दिए, तो अब बताओ इनमें से कौन सा ज़्यादा है, तो वो बता देगा कि सर ये दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि 2 किलो उस तरफ है और 2 किलो ही इस तरफ है। तो दूसरा, अब इसमें हाइट वाला भी यहाँ पर वो सोलो कर लेता है, उसके पास ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि अगर आपने उन्हीं 4 बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर दिया, सबसे लंबा बताओ कौन है, वह उन सबको लगा देगा। आपने उन सबकी उम्र बता दी कि इनमें से सबसे ज़्यादा का किस बच्चे की एज है, तो उसको भी बता देगा, सबसे कम एज किसकी है उसको भी बता देगा। अगर आप पैसे देते हो, अब एक तरफ 500 का नोट है, दूसरी तरफ 50 50 रुपए के 10 हैं, तब वह बता देगा कि इन दोनों की वैल्यू बराबर है। लेकिन पहले की एज में, 7 से पहले की जो एज है, 2 से 7 साल, उसमें बच्चा क्या समझता है कि जो चीज़ ज़्यादा है इसका मतलब वो हकीकत में उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। लेकिन 7 से 11 साल की उम्र में आते आते बच्चे को पता लग जाता है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग, इसका क्या मतलब है, आगमनात्मक तर्कना। तो इसका मतलब है कि एग्जाम्पल के ऊपर तर्क करना। जैसे कि आपने कोई एग्जाम्पल दे दिया, इस एज में पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, खासकर स्कूल्स में। जैसे कि आपने कोई एग्जाम्पल दे दिया, जैसे कि
आपने अगर उसको कोई इंडिया का मैप समझाना है, तब आपने उसका पहले एग्जाम्पल दिया कि बच्चे ये आपका जो इंडिया का मैप है यह इस प्रकार से ड्रॉ होगा, तब आप उसके ऊपर और कुछ बात कर सकते हैं कि इंडिया का जो मैप है उसके अंदर इतने राज्य हैं, इतनी राजधानियां हैं, इतने आपके यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन अगर आपने पहले एग्जाम्पल नहीं दिया तो वह यहाँ समझ नहीं पाता, तो पहले आपको एग्जाम्पल देना पड़ता है। और फाइनली हम सबसे लास्ट में बात करते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि सबसे आखिर की जो अवस्था होती है। तो सबसे पहले तो यही कि यह संज्ञान की सबसे आखिर की अवस्था होती है। इसमें उम्र 11 से 15 रखी गई है और इसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है बच्चा। अमूर्त चिंतन, यानी कि पहले हमने कौन कौन से देखी, पूर्व, मूर्त, और इसमें आपकी अमूर्त चिंतन। और इसमें निगनात्मक तर्कना का एक जो कंसेप्ट है वो आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पहले आपके नियम होते हैं, पहले नियम होंगे, इसके बाद आपके एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। जैसे कि आपने बता दिया कि इंडियन रेलवे इस टाइम पर बना, यह ठीक है, और इसके ये रूल हैं कि यात्रियों के प्रति ये रूल हैं। तो इसके बाद आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मैं भी एक बार ट्रेन में गया था या गई थी, और उस टाइम पर मैंने ये इन इन चीज़ों का इस्तेमाल किया था। तो जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, वो आप पहले बताएंगे, उसके बाद आप एग्जाम्पल देंगे। लेकिन पहले एग्जाम्पल किस उम्र में देना होता है, तो इससे पहले वाली एज आपकी जो कि 7 से 11 साल की है, आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज, मूल संक्रियात्मक अवस्था। तो इतनी बातें आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए, यह तो हमने सब कुछ देख लिया। अब इसके बारे में जीन पियाजे साहब के बारे में फाइनली हम बात करते हैं इनकी आलोचना के ऊपर। इनकी कुछ जो इनको क्रिटिसाइज भी किया गया है, तो इसमें क्या बोला गया है, तो इन्होंने यह जो 4 स्टेजेस दी थी, इन्होंने कहा था कि ये बस यही है जो कुछ है, इससे ऊपर इससे आगे पीछे कुछ नहीं, ना ही ये अवस्थाएं चेंज हो सकती, ये अवस्थाएं बदल नहीं सकती, ये हर एक बच्चे पर लागू हैं। इन्होंने कुछ इसी प्रकार से बोला कि जो जो बच्चा इस एज में आता रहेगा वह सेम स्टेप्स उसके साथ होते रहेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे बच्चों का मानसिक दिमाग बाद में भी होता है, और यह सब कुछ चीज़ें ऐसे ही हो, ऐसा तो नहीं है। तो कुछ अदर मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी पहले यही बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो इसको क्रिटिसाइज किया गया है। दूसरा, इन्होंने कहा कि पहले विकास होगा, पहले डेवलपमेंट होगा। शक्तिमान वाला एग्जाम्पल हमने देखा था कि बाद में आपकी लर्निंग आएगी। लेकिन अदर कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे कि वाइगोत्स्की साहब, उन्होंने कहा कि पहले लर्निंग आ जाती है और बाद में आपका डेवलपमेंट होता है। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो को पूर्ण विराम देते हैं। इतना ही इस वीडियो में हम रखेंगे, और उम्मीद भी करता हूं कि यह वीडियो आपको समझाने का तरीका, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें यूज की गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से, फोटोग्राफ्स, आपके जो फ़ॉन्ट साइज हैं, और आपको यह पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर्स के नाम से ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक नहीं मिलेगा, तब आप द टीचर्स 02 सर्च कीजिएगा, और इसी नाम से आपका टेलीग्राम जो निकल कर आएगा, वहीं पर आपको हर एक प्रकार की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है। सो लास्ट में मैं आप सबके साथ इतना ही शेयर करना चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा, पढ़ना हमें हर एक दिन होता है। बहुत बार लाइफ के अंदर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, या सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, तब हमें लगता है कि आज हमसे इतना नहीं हो पाएगा, आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। तब आप जस्ट रिवीजन कीजिए उन चीज़ों का। लाइफ का एक लंबा पेज, एक लंबा टाइम ऐसे ही निकल जाता है जब हम किताबों के टच में नहीं होते, हमें लगता है कि लाइफ के अंदर कुछ नहीं बचा। तब उस टाइम पर आपको क्या करना होता है, तब उस टाइम पे आप हल्के से, एक छोटे से स्टेप से आप शुरुआत कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मात्र 10 दिन में, 1 या 2 महीने में ही आप एक टीचर बन जाए, एक ऑफिसर बन जाए। आपको सालों की मेहनत करनी होगी, एक अच्छी गाइडेंस आपके पास होनी चाहिए। हाँ, बहुत बार कमेंट्स भी आते हैं कि सर मैं 38 साल की हो गई हूँ, सर मैं 40 साल की हो गई, 35 साल का हो गया हूँ, अब क्या करूँ। देखिए दोस्त, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, एज सक्सेस को नहीं मानती, या सॉरी, सक्सेस एज को नहीं मानती, और एज भी सक्सेस को नहीं मानती। चलिए, यह भी सही है।
आपको जब भी कोई भी यूट्यूब पर टीचर मिले, आपको कोचिंग एकेडमी मिले, आपको नोट्स मिले, पीडीएफ मिले, जो भी आपको टीचर्स अच्छे लगे, जिसका टीचिंग स्टाइल आपको अच्छा लगता है, जिसके कंटेंट से क्वेश्चंस आते हैं, फंसते हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। कोई भी टीचर हो तो आप उस पर पूर्णतः विश्वास रखिए। आपके घर के जितने भी कार्य हैं उनको अच्छे तरीके से आप करिए। आपके जो फैमिली है उसका ध्यान रखिए और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए। यकीन कीजिए, इसी के साथ, इसी यकीन के साथ पढ़िए कि आपका एक दिन सरकारी नौकरी के अंदर चयन होगा और उसी दिन आप द टीचर्स के प्लेटफॉर्म पर हमें मिठाइयाँ खिलाने के लिए आओगे। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जीन पियाजे के अनुसार जो सबसे ज़्यादा विकास होता है वह किस उम्र में होता है। तो मैं आपके सामने ऑप्शंस भी दे देता हूँ। 0 से 2 साल में, 2 से 7 साल में, 7 से 11 साल में, या फिर 14 से 15 साल में। आपको कमेंट करके मुझे बताना है। पढ़ते रहिए, बहुत सारी वीडियोज इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।